नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात थाने महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। प्रमोद पाटनकर भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी थे। वो अपने परिवार के साथ थाने के उपनगर मीरा भयंदर स्थित शिव दर्शन सोसाइटी में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी दीप्ति पाटनकर के अलावा लगभग 4 साल की एक बेटी थी। इस छोटे से परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बात 15 जुलाई 2019 की है। उस समय रात के करीब 11 बजे थे। दीप्ति की बेटी ननिहाल में थी। दीप्ति बेटी से मिलकर अपने फ्लैट पर लौटी तो दरवाजा बंद था। कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने पर्स में रखी दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके पति प्रमोद का शव फर्श पर पड़ा था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। उन सभी के मन में ये जिज्ञासा थी कि पता नहीं प्रमोद जी के फ्लैट में क्या हो गया है। लोग फ्लैट के अंदर पहुंचे तो बेडरूम के फर्श पर प्रमोद पाटनकर का शव देखकर सभी स्तंभ रह गए। फ्लैट का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। दीप्ति ने उस समय अपने आप को किसी तरह संभाला और मामले की जानकारी करीबी रहने वाले अपने पिता भानुदास भावेकर को दे दी। बेटी के फ्लैट में घटी घटना के बारे में सुनकर वो अवाक रह गए। उन्होंने रोती बिलखती बेटी दीप्ति को धीरज बंधाया, फिर मामले की जानकारी स्थानीय नवगढ़ थाने में दे दी। साथ ही अपने परिवार के साथ दीप्ति के फ्लैट पर पहुंच गए। हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रामपाल सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने ये सूचना बड़े अधिकारियों के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम व फॉरेंसिक टीम को भी दे दी। घटना स्थल थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए पुलिस टीम 10 मिनट में वहां पहुंच गई। थाना प्रभारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तब तक वहां सोसाइटी के काफी लोग जमा हो चुके थे। वो फ्लैट के अंदर गए तो उन्हें कमरे में बेड के पास फर्श पर एक आदमी का शव पड़ा मिला। शव के पास बैठी एक महिला जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि रोने वाली महिला का नाम दीप्ति है और शव उसके पति प्रमोद पाटनकर का है। थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने शव का निरीक्षण किया तो मृतक के गले पर निशान मिला, जिसे देखकर लग रहा था कि मृतक की हत्या गला घोटकर की गई है। खुली अलमारी और पूरे फ्लैट में फैले सामान से स्पष्ट था कि वारदात शायद लूटपाट के इरादे से की गई होगी। पुलिस ने जब प्रमोद पाटनकर की पत्नी दीप्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि पति के आने के पहले वो अपनी बेटी से मिलने मायके चली गई थी। रात 11 बजे जब वो घर लौटी तो कई बार डोरबेल बजाने और आवाज देने के बाद भी फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला। तब उसने अपने पास मौजूद डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। वो फ्लैट में गई तो उसकी चीख निकल गई। थाना प्रभारी रामपाल सिंह मौके की जांच कर ही रहे थे कि सूचना पाकर थाने के एसपी शिवाजी राठौड़, डीएसपी शांताराम वल्लभी भी वहां पहुंच गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। पहले फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए, फिर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार्रवाई निपट जाने के बाद थाना प्रभारी ने शव पोस्टमार्टम के लिए बोरीवली के भगवती अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही थाना नवघर में कत्ल की वारदात दर्ज कर ली गई। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। कमरे में रखी टेबल पर चाय के 2 खाली कप रखे मिले, जिनमें से एक पर लिपस्टिक का निशान था। इसके अलावा बेड की चादर सिकुड़ी हुई थी और तकिए के नीचे कॉन्डोम का पैकेट रखा मिला था। ये सब देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि वहां आई महिला प्रमोद की जान पहचान की रही होगी। उसी ने मौका देखकर इस घटना को अंजाम दिया होगा। वो कौन थी, ये जांच का विषय था। थाना प्रभारी ने थाने लौटकर इस घटना पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद जांच की जिम्मेदारी असिस्टेंट इंस्पेक्टर साहिब पोटे को सौंप दी। दीप्ति का बयान दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी पोटे केस की जांच में जुट गए। सबसे पहले वो ये जानना चाहते थे कि फ्लैट में आने वाली वो महिला कौन थी, जिसके होठों की लिपस्टिक चाय के कप पर लगी थी। वो महिला मृतक की जेब से
नकदी और मोबाइल फोन भी ले गई थी। इसी बीच पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रमोद पाटनकर की चाय में काफी मात्रा में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। इसके बाद उनकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस को इस मामले में किसी गहरे षड्यंत्र की बू आने लगी। जांच अधिकारी ने एक बार फिर घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद दीप्ति पाटनकर से विस्तार से पूछताछ की तो उन्हें दीप्ति के बयानों पर शक हो गया। लेकिन मामला एक प्रतिष्ठित परिवार का होने की वजह से उन्होंने बिना सबूत के हाथ डालना ठीक नहीं समझा। वो दीप्ति की कुंडली खंगालने में जुट गए। इस मामले में उन्हें कामयाबी मिल गई। 43 साल का प्रमोद पाटनकर महाराष्ट्र के जिले रायगढ़ का रहने वाला था। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आ गए थे। मुंबई में छोटा मोटा काम करते हुए वो सरकारी नौकरी पाने की तैयारी करते रहे। कुछ दिनों बाद उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम में एक अधिकारी के पद पर नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद प्रमोद के घर वालों ने उनका रिश्ता मीरा रोड के रहने वाले भानुदास भावेकर की बेटी दीप्ति भावेकर से तय कर दिया। दीप्ति के घर वालों ने इसके पहले उसके लिए अपने संबंधी के लड़के समाधान पासणकर को देख रखा था। दीप्ति को भी समाधान बहुत पसंद था। दोनों साथ में मिलते जुलते भी थे। लेकिन दीप्ति के परिवार वालों को समाधान की तुलना में प्रमोद पाटनकर सही लगा, इसलिए उन्होंने दीप्ति की शादी प्रमोद के साथ कर दी। परिवार और समाज के दबाव में दीप्ति को भी समाधान को भूलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दीप्ति भावेकर मुंबई कॉलेज से MBA करने के बाद गोरेगांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करती थी, जहां उसे 25,000 रुपए सैलरी मिलती थी। शादी के बाद प्रमोद मीरा भाईंदर स्थित शिव दर्शन सोसाइटी के फ्लैट में पत्नी के साथ रहने लगा था। प्रमोद और दीप्ति की अच्छी खासी सैलरी थी। उन्हें किसी भी तरह का आर्थिक अभाव नहीं था। पति पत्नी दोनों सुबह काम पर तो एक साथ निकलते थे, लेकिन लौटते अलग अलग समय पर थे। दीप्ति दोपहर के बाद घर आ जाया करती थी, जबकि प्रमोद शाम को। जिस प्यार और हंसी खुशी से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन चल रहा था, वो आगे बढ़ते समय को मंजूर नहीं था। सन 2014 में समाधान पासणकर मुंबई की एक कंपनी के काम से मुंबई आया तो ठहरने के मकसद से दीप्ति के फ्लैट पर पहुंच गया। दीप्ति ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। समाधान दीप्ति की बुआ का बेटा था। दीप्ति उसके साथ बीते दिनों की जिन यादों को भुला चुकी थी, वो फिर से ताजा हो गई थी। 35 साल का समाधान पासणकर पुणे में रहता था और वहां की एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी बैंक में नौकरी करती थी और उसके 2 बच्चे भी थे। जब तक समाधान प्रमोद पाटनकर और दीप्ति के यहाँ रहा, तब तक दोनों ने मिलकर समाधान का बहुत ध्यान रखा, जिसमें दीप्ति की भूमिका कुछ अधिक थी। 4-5 दिन रहने के बाद जब वो वापस पुणे जाने लगा, तो उसने प्रमोद पाटनकर और दीप्ति का आभार प्रकट किया। प्रमोद पाटनकर और दीप्ति ने औपचारिकता के नाते उसके आभार का उत्तर देते हुए कहा कि घर उसका ही है, वो कभी भी आ सकता है। अंधे को क्या चाहिए, सिर्फ 2 आंखें। प्रमोद पाटनकर और दीप्ति का मन टटोलने के बाद समाधान को मानो उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई। 4-5 दिनों तक दीप्ति के परिवार के साथ रहकर समाधान के दिल में दीप्ति का तन मन पाने के लिए एक अजीब सी चाह बन गई थी। वो उसका सानिध्य पाने के लिए अक्सर किसी न किसी बहाने मुंबई आता और प्रमोद पाटनकर के घर को अपना आशियाना बनाकर दीप्ति के ज्यादा से ज्यादा पास रहने की कोशिश करता। दीप्ति भी कोई बच्ची नहीं थी। वो समाधान के हाव भाव की भाषा अच्छी तरह समझती थी। वैसे भी प्रमोद से पहले दीप्ति की शादी उसी से होने वाली थी। समाधान अक्सर हंसी मजाक करते हुए ठंडी आहें भरते हुए कहता था, दीप्ति, तुम्हारा घर मुझे अपने घर जैसा लगता है। मेरे आने पर तुम अपने काम से छुट्टी लेकर मेरा कितना ख्याल रखती हो। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। दीप्ति ने उसके प्रश्न का उत्तर उसी के शब्दों में दिया। ये घर मेरा कहाँ है, ये तो तुम्हारे पति का है। लेकिन तुम मुझे अपनी जैसी लगती हो, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। समाधान ने कहा तो दीप्ति के गालों पर लाली उतर आई, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। उसकी इस खामोशी को समाधान ने ही तोड़ा। दीप्ति, बताओ, तुम मुझे क्या समझती हो? वक्त साथ देता तो आज तुम मेरी पत्नी होती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं थी। अब बोलने से क्या फायदा?
जो होना था हो गया। पत्नी तो अच्छी है ना, दीप्ति ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं है, ठंडी आहें भरते हुए समाधान बोला। दीप्ति, एक बात कहूं, अगर तुम मानो तो अभी भी वक्त है, हम दोनों एक हो सकते हैं। समाधान ने दीप्ति को अपनी बातों से कुछ इस तरह प्रभावित किया कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और 10-12 साल के अपने सुखी दाम्पत्य को दांव पर लगा दिया। वो पति के प्रति वफादारी को भूलकर समाधान की बाहों में आ गिरी। एक बार जब मर्यादा की कड़ियां टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। समय अपनी गति से भाग रहा था। दीप्ति और समाधान के बीच बने अवैध संबंध 4 साल बीत जाने के बाद भी प्रमोद पाटनकर की नजरों से छिपे रहे। इस बीच दीप्ति एक बेटी की मां बन गई, जिसका नामकरण प्रमोद पाटनकर ने बड़ी धूमधाम से किया था। अंततः एक दिन दीप्ति और समाधान के रिश्ते की सच्चाई प्रमोद के सामने आ गई। दरअसल एक दिन प्रमोद जब दीप्ति से मिलने उसके स्कूल गया तो दीप्ति स्कूल में नहीं मिली। पता चला कि उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी। शाम को प्रमोद जब घर पहुंचा तो उसने दीप्ति से स्कूल से अनुपस्थित होने के बारे में पूछा। दीप्ति तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बात को टाल गई। इसके बाद वो सावधान हो गई और उसने समाधान को भी सतर्क कर दिया। समाधान के पास पैसों की कमी नहीं थी। अब वो जब भी दीप्ति से मिलने मुंबई आता तो उसके घर ना जाकर किसी होटल में ठहरता था। मौका देखकर दीप्ति किसी पार्टी में जाने या फिर सहेलियों से मिलने के बहाने समाधान के पास पहुंच जाती थी, लेकिन ये खेल भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। घटना से लगभग 1 महीने पहले दीप्ति का मोबाइल प्रमोद के हाथ लग गया। प्रमोद ने उसके फोन का व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें उसे समाधान के साथ हुई चैटिंग मिल गई। उस दिन भी समाधान ने दीप्ति को चर्च गेट मुंबई के एक होटल में बुलाया था। बन संवर कर दीप्ति जब घर से बाहर गई और शाम तक नहीं लौटी तो प्रमोद ने उसे आड़े हाथों लिया। प्रमोद ने उसके मैसेज और उसका पीछा करने की बातें उससे कही तो दीप्ति के होश उड़ गए। अब वो झूठ नहीं बोल सकती थी। स्थिति को संभालने के लिए दीप्ति ने पति से माफी मांगी और दोबारा समाधान से न मिलने की कसम खाई। प्रमोद ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन घनिष्ठ संबंधों में ऐसे कसमे वादों का कोई महत्व नहीं होता। दीप्ति को भी प्रमोद की अपेक्षा समाधान ज्यादा पसंद था, इसलिए वो पति को अपने प्यार के रास्ते का कांटा समझने लगी थी। इस कांटे को वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। इस बारे में उसने समाधान से बात की तो वो भी तैयार हो गया। अपनी योजना के अनुसार घटना के 1 सप्ताह पहले समाधान ने दीप्ति को 2 बार नींद की गोलियां लाकर दी। दीप्ति ने प्रमोद पाटनकर को 2 बार 10-10 गोलियां चाय में मिलाकर दी, लेकिन प्रमोद पर उनका असर नहीं हुआ। तीसरी बार घटना के 1 दिन पहले समाधान ने नींद की 20 गोलियां दीप्ति को लाकर दी और सभी गोलियां एक साथ देने के लिए कह दिया। शाम 7:30 बजे ऑफिस से लौटने के बाद दीप्ति ने पति प्रमोद पाटनकर के साथ वैसा ही किया जैसा कि समाधान ने उसे कहा था। उसने नींद की 20 गोलियां चाय में घोलकर पति को दे दी। आधा पौना घंटा बाद जब प्रमोद पाटनकर पर नींद की गोलियों का पूरा असर हो गया तो दीप्ति ने समाधान पाटनकर को फोन करके अपने घर बुला लिया। समाधान आधे घंटे में दीप्ति के फ्लैट पर पहुंच गया। फिर दोनों ने मिलकर बेड पर गहरी नींद में सोए प्रमोद पाटनकर को मौत के घाट उतार दिया। दीप्ति ने कसकर पति के पैर पकड़े और समाधान ने उसके गले में रस्सी डालकर कस दी। प्रमोद की हत्या के बाद दोनों ने शव को बेड से उठाकर फर्श पर डाला और उसी बेड पर तन मन की प्यास बुझाई। इसके बाद दीप्ति अपने मायके चली गई थी। जब समाधान पुलिस की जांच को गुमराह करने के प्रयास में जुट गया था, तब उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर मेज पर रखे चाय के एक खाली कप पर होंठ से लिपस्टिक का निशान बना दिया था। फिर अलमारी का सामान निकालकर उसने पूरे फ्लैट में फैला दिया। उसके बाद उसने प्रमोद पाटनकर के बिस्तर के नीचे कॉन्डोम का पैकेट भी रख दिया। इसके बाद वो उसका मोबाइल फोन व जेब में रखे 3000 रुपए निकाल कर ले गया। समाधान के जाने के कुछ समय बाद दीप्ति पाटनकर अपने फ्लैट पर लौट आई और चीखने चिल्लाने लगी। दीप्ति से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने समाधान पाटनकर को भी गोरेगांव के एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया। समाधान पाटनकर और दीप्ति पाटनकर से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने थाना नवघर में दोनों के विरुद्ध धारा 302, 201, 328 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करके दोनों को थाने की तलोजा जेल भेज दिया।
मामले की आगे की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर साहिब पोटे कर रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।